नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आ जाइए, हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। चलिए अपनी क्लास को अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएसआई के लिए मैं और मेरी पूरी टीम आपके लिए पीवाईक्यू और एमसीक्यू लेकर के आए हुए हैं, जो कि आपका मार्च में एग्जाम प्रस्तावित है। बहुत अच्छी बात है। हमारी टॉपिक वाइज जो है सीरीज चल रही है। मैं निर्देश भारद्वाज आपके लिए जीएस की क्लास में हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वाइज। हम इससे पहले मौर्य डायनेस्टी के एमसीक्यू कर चुके हैं। अब हम जो है मौर्योत्तर काल में हैं और ये हमारे इस एंशियंट हिस्ट्री की 5वीं जो है क्लास है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको जो है लेकर के चलता हूँ अपने टॉपिक पर। ये टॉपिक है हमारा मौर्योत्तर काल। ओके, मौर्योत्तर काल को दो भागों में बांटा जाता है, भारत के वंश और विदेशी आक्रमण। ये मैं जानकारी आपको इसलिए दे देता हूँ क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको समझना। भारत के जो वंश होते हैं उनमें शुंग वंश, कर्णम वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश जो है शामिल होते हैं। विदेशी आक्रमण में हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण ये जब सब शामिल होते हैं। तो इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन जो है आपके सामने आने वाले हैं। चलिए आज का हम लेते हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। मौर्योत्तर काल से द्वितीय अशोक अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने है। तो अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो काम अशोक ने मौर्य वंश के लिए किए और बौद्ध धर्म के लिए किए, वही काम जो है इसने किए, इसलिए जो है अशोक सेकंड के नाम से जाना जाता है। इसने भी जो है बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार जो है किया था। इसने भी बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया था। बौद्ध संगीति इसने भी कराई थी, बौद्ध संगीति अशोक ने भी कराई थी। तो इन सब वजहों की वजह से इसे हम जो है अशोक द्वितीय के नाम से जो है जानते हैं। तो चलिए आंसर हो गया कनिष्क। दूसरा क्वेश्चन है, लगभग 150 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापित किया गया भारतीय दल वह कौन सा था जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया? और मौर्य वंश का, तो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था बृहद्रथ, और बृहद्रथ का जो सेनापति था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो इस सेनापति ने अपने राजा बृहद्रथ की हत्या कर करके और एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम होता है शुंग वंश। इसीलिए इसका सही आंसर होगा शुंग वंश। ठीक है, गुप्त वंश आता है, उसी में वाकाटक आता है, ये सब चालुक्य, ये इसके बाद आने वाले वंश हैं। तो आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, शुंग जो है उसका सही आंसर है। और शुंग और जितने भी ये मौर्योत्तर काल में जो 4 वंश आते हैं, बाय द वे बड़े सौभाग्य की बात है कि ये सब जो है ब्राह्मण वंश था। ये तो ब्राह्मण वंश, चलिए इसको जो है कहते हैं। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो मगध में शाही मौर्यों के बाद ठीक उत्तराधिकारी जो है शुंग वंश थे, जिसकी स्थापना पुष्य मित्र शुंग ने जो है की थी। ये हमारे भारत का ऐसा राजा है जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ जो है किए थे। तो अश्वमेध यज्ञ अपने आप में एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि जो होती है। शुंग ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ जो है किए थे। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? धर्म में, कला में, साहित्य में या वास्तुकला में? तो कला में जो है हुआ। कला में साहित्य भी आ जाएगा, कला में वास्तुकला भी आ जाएगी, कला में धर्म भी आ जाता है। बेसिकली यहाँ पे हर चीज में जो है अच्छा योगदान हुआ था कुषाण काल में। तो कुषाण काल का अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कुजुल कडफिसस ने हमारे भारत में करी थी। कुजुल कडफिसस ने हमारे भारत में जो है करी थी। और इसके बाद आता है विम कडफिसस, और इसके बाद में फिर हमारे भारत में आता है कनिष्क। कनिष्क जो है इस वंश का सबसे प्रसिद्ध जो है राजा रहा था। इसी का इतिहास जो है हमें पढ़ने को मिलता है। किसने के बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने के सिक्के जारी किए थे? सोने के सिक्कों से संबंधित 3 प्रश्न जो है आपको याद रखने हैं। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? इसका आंसर होता है हिंद यूनानी वंश। सोने के सिक्के सबसे ज्यादा शुद्ध मात्रा में किसने चलाए थे? और सोने के सिक्के सबसे ज्यादा जो है किसने चलाए थे? ये जो है बात जो है होती है। ठीक है, तो किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहर चलाई थी? तो ग्रीक वासियों ने जो है चलाई थी, वो जो है सबसे पहले चलाए थे। ये भी इसमें है और हमने क्वेश्चन भी पूछ लिया है। तो हिंद, इसे ग्रीक वासी या इंडो ग्रीक जो है कहा जाता है, हिंद यूनानी वंश कहा जाता है। तो इसको जो है और जो क्वेश्चन पूछा है कि स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहर चलाई थी, अगर इसमें गुप्त होता
तो हमारा आंसर जो है फिर गुप्त हो जाता है। लेकिन जो है इसमें कुषाण जो है शासकों का सही आंसर है। तो कुषाण शासकों ने सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। और सबसे ज्यादा किसने चलाए थे, ये आंसर जो है गुप्त शासकों के लिए जो है जाता है। तो सोनों के सिक्कों के बारे में 3 चीज आपको याद रखनी है, तीनों ही जो है हमने बता दी है। इसका सही आंसर है कुषाण। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? सिल्क रूट की बात हो रही है। इसे हिंदी में जो है रेशम मार्ग भी जो है कहा जाता है। सिल्क रूट या रेशम मार्ग भी जो है इसे हिंदी में कहा जाता है। तो रेशम मार्ग हमारे भारत से होकर के गुजरता था। ये बेसिकली चाइना से होते हुए और ईरान, इराक, मध्य एशिया तक जो है जाता था। इसे रेशम कपड़े का व्यापार होता था, इसीलिए जो है इस पर इसे रेशम मार्ग नाम दिया गया। जब हमारे भारत में यह रूट बहुत तरक्की कर रहा था, उस समय कनिष्क का शासन था। तो कनिष्क ने इस मार्ग से जो है यहाँ पे टैक्स या चुंगी जो है लेना प्रारंभ कर दिया था। तभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने जो है कब्जा कर लिया था, किसने जो है टैक्स लिया था। कनिष्क किस वंश का राजा था? बहुत अच्छा और बेसिक क्वेश्चन है। कनिष्क जो है कुषाण वंश का राजा था। इसके 3 राजा थे। संस्थापक था इसका कुजुल कड़फिसस, अभी मैंने जो है आपको बताया था कुजुल। दूसरा राजा था इसका विम कड़फिसस और तीसरा राजा है जो है इसका कनिष्क। तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का जो है राजा था और इसे कनिष्क को जो है अशोक द्वितीय के नाम से भी जाना गया, जैसा कि आज का पहला प्रश्न जो है आपसे पूछा है हमने। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। चलो, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनिष्क की राजधानी अमरावती, कन्नौज। कन्नौज जो राजधानी सबसे पहले अगर कहीं चर्चा में आती है तो वो हर्षवर्धन की राजधानी के तौर पर आती है। ठीक है। मथुरा राजधानी कनिष्क की रही है। पेशावर राजधानी कनिष्क की रही है। अब पूछा है कि राजधानी कौन सी, तो अब हम इसमें 2 आंसर है, कैसे लगाएंगे? तो कनिष्क की राजधानी जो है पहली जो थी वो जो है पेशावर थी। ठीक है। इस पेशावर को पुरुषपुर भी जो है कहा जाता है। पुरुषपुर भी जो है कहा जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जो है पेशावर जो है होगा। दूसरी राजधानी कनिष्क की जो है मथुरा जो है होती है। तो ये एक ऐसा राजा था जिसने अपनी 2 राजधानियां जो है बनाई थी। ठीक है। आयुर्वेद के जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? आयुर्वेद के जनक की जो है बात हो रही है। तो आयुर्वेद के जनक चरक जो है होते हैं। इसके चरक के बारे में हम बता देते हैं। जो हमारा राजा है कनिष्क, उनके दरबार में जो है रहते थे चरक साहब, और इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम है चरक संहिता। तो आगे आने वाले जो 2-3 प्रश्न हैं, 10, 11, 12, 13, 4 प्रश्न जो है वो इन्हीं से संबंधित हैं। बस इसकी भाषा जो है समझते रहिए। आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक है। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक था। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा? चरक ने लिखा, और उसका नाम है चरक संहिता। अब यहाँ पे जब ये क्वेश्चन आयुर्वेद का जो है आया हुआ है, तो कहीं आपके मन में ये प्रश्न आ जाए कि इसका उत्तर तो आयुर्वेद ही होना चाहिए, जो कि ऋग्वेद का एक उपवेद है। नहीं, यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है, तो इनका नाम जो है चरक जो है। चलो, तमिल रामायण कृति किसने जो है लिखी है? ये जो है आपसे पूछा जा रहा है। तमिल रामायण अंदाल की, जयगोदार की, कम्मन की। तो तमिल रामायण जो है हमारे कम्मन साहब की है। ये क्वेश्चन जो है चोल वंश से है, और ये जो है थोड़ा आगे चल करके है, लेकिन क्वेश्चन जो आ गया, चोल शासक कुतोलुंग तृतीय, कुतोलुंग थर्ड, चोल शासक जो कुतोलुंग जो थर्ड था, उसके समय में कम्मन साहब ने तमिल रामायण या रामावतारम नामक जो है किताब जो है लिखी थी। चलिए, अब हम जो है थोड़ा सा और आगे जो है आपको लेकर के चलते हैं, और कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों से जो है आपको हम जो है रूबरू कराते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। कलिंग प्रदेश के महान शासक कौन थे? कलिंग प्रदेश, तो कलिंग प्रदेश के जो महान शासक हैं वह कलिंग प्रदेश के महान शासक खारवेल हुए। तो जो हमने भी बताया था ना चेदी वंश, ये उसी टॉपिक से है। तो इसका एक लेख है जिसका नाम है हाथी गुम्फा।
हाथी गुम्फा अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल के इतिहास की जो है जानकारी मिलती है। ये भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से शिद्दत के साथ जो है याद करते हुए चलना है। शक संवत किस वर्ष जो है शुरू हुआ? तो हमने जो है आपको एक शक संवत जो है बताया था, शक संवत। अभी जब हमने बताया था कि इसमें जो है 4 हैं, 4 देशी और 4 विदेशी। ठीक है, तो 4 देशियों में कौन कौन से? शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश। विदेशियों में हिंदू यूनानी शक। तो उसी शक राजा से संबंधित है एक शक वंश। तो शक वंश का टाइम क्या है? तो शक वंश का टाइम जो है ईसा से 58 वर्ष पूर्व है। ईसा की मृत्यु 58 वर्ष बाद है। ईसा की मृत्यु से 58 वर्ष बाद में है शक संवत। तो शक संवत की शुरुआत जो है कनिष्क ने करी थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में, ठीक है, तो ईसा की मृत्यु के 78 वर्ष बाद ये जो है लिखा हुआ है। तो ईसा की मृत्यु के 78 वर्ष बाद यानी 78 ईस्वी में जो है ये जो है हुआ था शुरुआत। कनिष्क जब राजा बना था तब जो है ये हुआ। कुछ इतिहासों में ऐसा लिखा हुआ है कि कनिष्क ने जब कौन सी संगीति कराई थी? एक की दूसरी बौद्ध संगीति जब कराई थी तब जो है ये शुरुआत करी थी। ठीक है, तो 78 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना जो होती है। ये जो है विक्रम संवत का टाइम है, ईसा से 58 वर्ष पूर्व। ये विक्रम संवत का जो है टाइम है। चलिए आगे चलते हैं। तो 31, 32 बीच में कुछ क्वेश्चन अगर आपने लगा होगा कि सर ने जो है कुछ क्वेश्चन 14 से जो है यहाँ पे कैसे आ गए, तो इस पीडीएफ में जिसके माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें जो है कुछ क्वेश्चन जो है दूसरे टॉपिक के जो आ गए थे, इसलिए मैंने जो है उनको हटा दिया है। आप बिल्कुल तकलीफ ना लें। विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? विक्रम संवत की शुरुआत हमारे यहाँ विक्रमादित्य नामक राजा ने जो है करी थी, विक्रमादित्य। और इसका समय 57 बीसी के आसपास, 57 या 58 बीसी जो है माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि उसने 57 बीसी में इनको जो है 58 बीसी में हराया और 57 बीसी में शक संवत की शुरुआत कर दी थी। और शक संवत का जो टाइम है, शक संवत का जो टाइम आपने देखा वो जो है 78 एडी जो है देखा। अब पूछा है कि कितने वर्ष का अंतर है, इसके लिए जो है आपको टेक्निकल नॉलेज जो है होनी चाहिए। तो 57 बीसी, फिर जो है 1 बीसी, फिर जो है 1 एडी और फिर जो है 78 एडी, इतना जो है हमें चलना है। तो समझना क्या है कि बीसी की प्रकृति नकारात्मक होती है और एडी की प्रकृति धनात्मक होती है। बीसी में हम आगे चलते हैं तो उल्टे चलते हैं, और एडी में जब आगे चलते हैं तो वैसे चलते हैं जैसे हम और आपको आदत पड़ चुकी है। तो हमें 57 बीसी से लेकर के 1 बीसी तक चलना है। तो कितने साल चले? 57 साल चले। फिर एडी स्टार्ट हो गया तो एडी से लेकर के 78 एडी तक चलना है। तो कितने साल चले? 78 साल चले। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 135 साल का जो है अंतर हो जाता है। अर्थात 57 बीसी से लेकर के 78 बीसी तक। और भी जो बच्चे हमारे, वो बच्चे जिन्होंने हमसे हिस्ट्री पढ़ लिया है वो भी कमेंट करते रहे। आपके जानकारी हमें मिलती रहती है कि आप बड़े प्रसन्न हैं कि सर ने एकदम ऐसा इतिहास जो है पढ़ा दिया डीएस एजुकेशन हब पर जिसका जो है कोई मतलब जवाब नहीं है। तो अगर आपको यूपीएससी की कभी तैयारी करनी हो तो आप हमसे जो है कर सकते हैं। हम अपना जो है चैनल, हम अपनी कोचिंग चलाते हैं, मंच आईएएस कोचिंग। तो मंच आईएएस कोचिंग पर आप हमें खोज सकते हैं। तो 135 वर्ष है ना, तो उसमें जो है आपको जो है जानकारी मिल जाएगी। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था, अर्थात उनकी राजधानी पूछी जा रही है। ये भी जो है हमारे जो 4 देशी राजा हैं उनके बारे में है। तो प्रतिष्ठान जो है उनकी राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी? प्रतिष्ठान जो है उनकी राजधानी थी सातवाहनों की। सातवाहन को आंध्र वंश भी जो है कहा जाता है। ठीक है, सातवाहन को आंध्र वंश भी जो है कहा जाता है। तो इसको जो है ये अपना शासन कहाँ से शुरू किया? प्रतिष्ठान से शुरू किया था। चलो आइए, सातवाहन को आंध्र वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है और आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र पर जो है इनका था। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के चले थे? सातवाहन एक ऐसा वंश है, इसकी कुछ विशेषता है। यह एक मात्र सत्तात्मक वंश है। सातवाहन एक मात्र सत्तात्मक वंश है और इसने
शीशे के जो है सिक्के चलाए थे। शीशा जो है एक धातु होती है, उसके सिक्के चलाए थे। शीशों के अलावा अन्य धातुओं जैसे प्रोटीन, तांबा, कांसा, प्रोटीन, तांबा और कांसा, इनके भी जो है उसने जो है सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो शीशे के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्कों के बारे में 3 प्रश्न जो है आपको याद करने हैं। तीनों के बारे में आपको बता चुका हूं। सबसे पहले हिंदी यूनानी, सबसे शुद्ध कनिष्क या कुषाण, और सबसे ज्यादा मात्रा में गुप्त। ठीक है, और हमारा जो है ये आंसर है जो है शीशे के सिक्के, सही आंसर जो है। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है। हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से उल्लेख होता है किस चीज का? तो सही आंसर है वासुदेव का। लेकिन आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा कि ये हेलियोडोरस है कौन। ठीक है, तो यवन जो है नामक एक जगह थी, जिसे जो है ग्रीक कहते हैं। ठीक है, ग्रीस कहते हैं। वहां पे एक राजा था एंटियल किड्स, एंटियल किड्स। इसने जो है अपना एक दूत हमारे यहाँ भेजा जिसका नाम था हेलियोडोरस, जो लिखा हुआ है यही, हेलियोडोरस। ये राजा जो है पहुंच जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शुंग वंश का शासन था, जो मौर्य वंश के बाद आते हैं। तो मौर्य वंश ये पहुंच जाता है विदिशा, यहाँ लिखा हुआ है बेसनगर या विदिशा। ये तो जो विदिशा लिखा हुआ है इसका नाम जो है बेसनगर था, दोनों ही नाम जो चलते हैं। तो ये जो है हेलियोडोरस पहुंच जाता है विदिशा, और वहां पे ये पहुंच कहाँ जाता है? शुंग वंश के। तो शुंग वंश का एक शाखा जो है मध्य प्रदेश में थी और एक शाखा जो है इधर जो है थी। तो वहां पर जो राजा शासन कर रहा था भागभद्र, ये भागभद्र शुंग वंश का एक राजा था। अच्छा, नाम भी याद आ गया, भागभद्र। ये भागभद्र के दरबार में जो है पहुंच जाता है और वहां पर जो है एक गरुड़ स्तंभ जो है लगा देता है, बड़ा पिलर जो है लगा देता है। किसके नाम से? वासुदेव के नाम से। तो यही है कि हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से उल्लेख होता है वासुदेव का। वासुदेव की जानकारी जो है वहां से मिलती है, भगवान के नाम से लगाया गया है। चलो, पुलकेशिन राजा किस राज्य के थे? तो पुलकेशिन राजा चालुक्य वंश के थे। ये आगे जो है आपको पढ़ने को मिलेगा, आप इसकी बिल्कुल कतई टेंशन नहीं लेंगे। चलो, अगला जो है प्रश्न है आप लोगों के लिए। मौर्योत्तर काल में ही हम जो है इनको ले लेते हैं। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन कीर्ति स्तंभ है? खजुराहो, ताजमहल, कुतुब मीनार या अजंता? तो इनमें से जो सबसे प्राचीन है उसका नाम जो है अजंता है। अजंता की जो गुफाएं हैं, जो ये अजंता की जो गुफाएं हैं, ये अजंता की जो गुफाएं ये बनवाई गई थी जो है गुप्त शासकों के द्वारा। तो इनमें से सबसे जो प्राचीन जो है वो गुप्त काल का है, गुप्त काल। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, आगे चल के आएगा। ताजमहल शाहजहां, ये उसके भी बाद का है। खजुराहो ये चंदेल जो है राजा हैं, जो इसके बाद जो है आते हैं। तो अजंता गुफाएं गुप्त शासकों के समय की हैं या गुप्त शासकों के समय में जो है बनवाई गई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है आपका जो है हो गया। आगे चलते हैं। विश्वविख्यात दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर अवस्थित है? विश्वविख्यात दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान में एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध, अच्छा, राजस्थान के सिरोही जिले में, चलो ये भी जो है मैं बता देता हूं, सिरोही जिले। तो राजस्थान के सिरोही जिले में दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है अवस्थित है, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध जो है स्थित है। माउंट आबू पर है। यहाँ जैन मंदिरों का एक समूह है जो कि आदिनाथ के जो इनके पहले तीर्थंकर है उनके लिए सबसे ज्यादा जो है प्रसिद्ध है, जिन्हें आदिनाथ मंदिर सर्वाधिक प्राचीन, जो चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल द्वारा बनाया गया था। तो इसको बनवाने वाला कौन है? विमल शाह।
लगभग ऐसी जानकारी मिलती है कि 1021 में विमल शाह ने जो है इनको बनवा दिया था, और ये माउंट माउंट जो है आबू माउंट आबू पर जो है ये बना हुआ बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर। और ये जो है ऋषभदेव जो पहले जो इनके भगवान जी हैं उनके लिए ये बना हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चोल शासकों की भाषा कौन सी थी? चोल शासकों की भाषा जो है आपसे पूछी जा रही है। तो चोल शासकों की भाषा जो है तमिल थी। तो आपने जो है चोल चेल पांडे, अगर आपने ये 3 टॉपिक जो है 3 राजाओं के बारे में पढ़ा होगा, चोर चेर, अरे दोनों का मिश्रण हो गया, चेर चोल और पांडे। इसकी जानकारी जो है हमें संगम युग से जो है मिलती है। और संगम युग में जो भाषा का जो यूज होता था वो तमिल भाषा का यूज होता था। इस प्रकार से जो आपको चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। लेकिन ये चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व जब होंगे जब ये चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व जब होंगे जब जो है आप इन चीजों को बहुत शिद्दत के साथ पढ़ेंगे। एक बार जब आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से बढ़िया से कर लोगे फिर आपको कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो आंसर हो गया। कौन सी सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की थी? गंधार कला शैली, ठीक है। तो ये भारतीय और रोमन जो है होगा, यहाँ भारतीय तथा रोमन, भारतीय और मिस्री, यूनानी और रोमन, भारतीय और यूनानी, इंडो और ग्रीक। तो ये जो है मौर्योत्तर काल से ही जो है ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो गंधार कला की शुरुआत हमारे यहाँ मौर्योत्तर काल में होती है। विशेष करके जो कुषाण जो राजा है उसके द्वारा ये होती है। और उसमें जो है तड़का जो लगाया जाता है वो भारतीय यूनानी सभ्यता के द्वारा जो है लगाया जाता है। तो ईसा पूर्व 2री शताब्दी के बाद उत्तर पश्चिमी भारत के यूनानियों में संपर्क आने लगे। भारत और यूनानी संस्कृतियों के मिलन के पश्चात ही गंधार कला का जो है विकास हुआ था। भारत और यूनानी संस्कृति को मिलने के बाद ही तो कौन सी सभ्यताओं ने, भारत और यूनानी सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? चलो, अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि अभी एक क्वेश्चन आ चुका। अजंता की गुफाएं गुप्त शासकों से संबंधित हैं और 29 गुफाएं जो है पाई गई हैं, जिसमें 16 और 17वीं जो गुफा है वो गुप्त काल की जो है मानी गई है। ठीक है, ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जो है स्थित है ये अजंता की गुफाएं। तो एक एक करके आने वाले जो 3-4 प्रश्न हैं उनको बड़े आराम से हम जो है देख लेते हैं। पहले का आंसर है जो कलात्मक चित्रकारी। तो अजंता की गुफाएं कलात्मक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पे जो बौद्ध धर्म से संबंधित कलात्मक चित्रकारी जो है की गई है। चलो, अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में किया गया था? तो गुप्तों के काल में जो है किया गया था। अजंता चित्रकला में क्या दर्शाया गया? अजंता चित्रकला में जो है दर्शाया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो है जानकारी को जो है यहाँ पर चित्रित किया गया है। अच्छा, अजंता चित्रकारी भारतीय इतिहास के निम्नलिखित किस काल से संबंधित है? तो यह गुप्त काल से जो है संबंधित है। और याद रखेंगे कि 16वीं और 17वीं जो गुफा है वो जो है अजंता गुफा में है। तो 16वीं गुफा का नाम है मरडांसन राजकुमारी। ये 16वीं गुफा का जो है नाम है, एक मरती हुई राजकुमारी को दिखाया गया है। और 17वीं जो गुफा है, ठीक है, 17वीं जो गुफा है उसका नाम अगर मुझे मिल जाए या याद आ जाए तो मैं आपको बता दूंगा। 17वीं गुफा का नाम है माता और राहुल। माता और राहुल, ये जो 17वीं गुफा का नाम है। चलो, चित्रकलाओं पेंटिंग में बृहद पैमाने के भित्ति चित्रों ने लघुचित्र शैली का मार्ग प्रशस्त किया। अब पहले भित्ति चित्र क्या होते हैं और लघु चित्र क्या होते हैं? भित्ति चित्र वो होते हैं जो दीवार पर जो है बनाए जाते हैं। जैसे आपको शायद पता नहीं होगा, कुछ लोगों को जानते भी होंगे,
दीवाल को इंग्लिश में वॉल कहते हैं, हिंदी में दीवाल कहते हैं, उसको एक और शब्द है, वो हिंदी है या उर्दू है पता नहीं, भीत, दीवाल, भीत। तो भीत भी जो है उसको जो है कहते हैं। ठीक है, अब कैसे जो है दीवाल से लघु चित्रों का जो है शुरुआत होती है, ये जो है आपसे पूछा गया है। चोल, पल्लव, चंदेल और कुषाण, ये जो है आपसे पूछा गया है कि किनके समय में जो है इनकी शुरुआत जो है होती है। चलो ये क्वेश्चन जो है हटा देते हैं थोड़ा। वैसे आंसर है चोल। ठीक है, चोल काल में बृहद पैमाने पर बने भित्ति चित्र जैसे तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर से आगे चलकर लघु चित्र शैली का विकास होता है। खजुराहो के मंदिर किसके शासन काल में बनाए गए थे? 6वीं शताब्दी के बाद, 8वीं शताब्दी के बाद, 10वीं शताब्दी के बाद और जो है 11वीं शताब्दी के बाद। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो 10वीं शताब्दी के बाद जो है बनाए गए थे। ठीक है, तो भारत में तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो मंदिरों का एक समूह है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जो है चंदेलों ने जो है बनाए थे। तो मध्य प्रदेश में एक जगह है छतरपुर, और वहां पर जो है चंदेल शासक जो है थे। मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देता हूं जो आपके क्वेश्चन में जो है पूछी गई है। एक चंदेल राजा आपको मिलेगा जिसका नाम है विद्याधर। विद्याधर जो कि ये गजनी से लड़ाई लड़ने में सफल रहे थे। तो आप जानते हैं कि महमूद गजनी ने हमारे भारत पर 16-17 आक्रमण जो है किए थे, 17 आक्रमण जो है किए थे। ठीक है, 16वां आक्रमण जो है सोमनाथ मंदिर पर था और अंतिम आक्रमण में मर गया था। तो जितने आक्रमण किए उन आक्रमणों में जो भी राजा उसके सामने आया उसे पराजित किया। लेकिन चंदेल वंश के राजा विद्याधर एक ऐसे राजा हुए, ठीक है, बुंदेलखंड या जेजामुक्ति के जो है चंदेल शासक जो है कहते हैं इन्हें बुंदेलखंड का चंदेल वंश कहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है। इन्हें जेजाक भुक्ति के चंदेल शासक जो है कहते हैं। उनमें जो है एक चंदेल राजा है जिनका नाम है विद्याधर। ये एकमात्र ऐसे हमारे हिंदू राजा हैं जो गजनी से कभी भी पराजित नहीं हुए। ठीक है, तो चलो, तो 10वीं और 12वीं शताब्दी में इन मंदिरों का जो है निर्माण किया गया था। खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराने हैं? खजुराहो वर्ष 1000 वर्ष जो है पुराने हैं। 10वीं अब 1000 से कम जो है इसमें है नहीं बिल्कुल। तो अगर 10वीं में बने और आज जो है 20वीं चल रही है, 2000 चल रही है, तो ठीक जो है 10 साल जो है पुराने जो है हमारे हो गए। ठीक है, चलो, हमें लमसम का समय जो है निकाला जाता है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इनको जो है चंदेल राजा जो मैं बता रहा हूं और एक धंग नामक जो है एक राजा था जिसका शासनकाल 954 से लेकर के 1002 तक रहा है। तो चंदेल वंश का एक राजा धंग जिसका शासनकाल 954 से और 1002 तक रहा है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं उसी ने जो बनवाई थी और यही जो है। और बाकी जानकारी मैंने बता दी। खजुराहो में जो मंदिर बने हुए। एक जानकारी और दे देते हैं आपको मुफ्त में। अगर आपने नग्न अवस्था में अगर कुछ मूर्तियों को देखा होगा मंदिरों में या कहीं ऐसे मंदिरों में, आप देखा मंदिरों, ये किताबों में देखा होगा या टीवी पे देखा होगा, मूवी में भी कभी कभी आ जाता है, देख लेना। तो वो जो है इसी चंदेल वंश के राजाओं ने ही जो है आकर्षक प्रतिमाएं जो है वो बनवाई थी। विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए गए हैं? तो विजयनगर कला के उदाहरण हम्पी में जो है पाए गए हैं। हम्पी तो कर्नाटक में जैसे ये हमारा भारत है, ये केरल के ऊपर कर्नाटक, यहाँ पर जो है एक हम्पी नामक जो है एक जगह है। ठीक है, तो ये जो है विजयनगर की जो है राजधानी हुआ करती थी। तो विजयनगर कला के उदाहरण इसी हम्पी में पाए गए, कर्नाटक में है। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिले हैं? हम्पी में जो है हमें मिले हैं। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी में जो है मिले हैं। विजयनगर के प्राचीन भवनों का विस्तृत उल्लेख लांगहर्ट्स ने जो है किया है। तो यहाँ पर जो है एक नाम याद कर लेंगे, लांगहर्ट्स। ये एक लेखक है जिसने जो है एक किताब लिखी है और वो विजयनगर से ही संबंधित है। हम्पी रुइंस इसका जो है किताब का नाम है। हम्पी शर्मा की दुल्हनिया, हम्पी रुइंस।
रुइंस का मतलब होता है बर्बादी। तो हम्पी की बर्बादी जो है, ये पॉइंट जो है हो गया। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जो है मानी जाती है? हमारे यहाँ मंदिर बनाने की दो कलाओं का विकास हुआ। पहले मंदिर बनाने की कला उत्तर भारत में चली जिसका नाम है नागर, और दक्षिण भारत में चली जिसका नाम है द्रविड़। तो दो कलाएं जो है मानी जाती हैं। तो सही आंसर जो है नागर जो है हो जाता है। ये साउथ इंडिया की है। ये कला जो है कांची के पल्लव राजाओं ने स्टार्ट करी थी, और चोल राजाओं ने इसमें तड़का लगाया, और इसको प्रसिद्धि मिली जो है चोल राजाओं के समय पर, वही जो है उसी समय। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हमारा एक चैप्टर था जिसमें हमने कुछ मौर्योत्तर काल के प्रश्नों को जो है सॉल्व करने की जो है कोशिश की। मौर्य वंश के पश्चात अगला हमारा जो टॉपिक जो आने वाला है उसका नाम है गुप्त काल, फिर गुप्तोत्तर काल। फिर ऐसे ही जो है हम टॉपिक वाइज टॉपिक जो है चीजों को लेते हुए चलेंगे। धन्यवाद।